हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, मीन्स 5 जनरेशन है। पांचों जनरेशन के बारे में हमने देखा था। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में कौन सा हमने प्रोसेस यूज़ किया था, फोर्थ में हमने कौन से डिवाइसेस यूज़ किए, और फिफ्थ के अंदर जो अभी का टाइम चल रहा है, मीन्स अभी का जो टाइम है उसी के अंदर आपका फिफ्थ जो पीढ़ी है, जो फिफ्थ जनरेशन है, वो वर्किंग में है। अब बात करेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र एवं कार्यप्रणाली। कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कंप्यूटर एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र मीन्स कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या है, कंप्यूटर तंत्र क्या है से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों से है। मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके जितने भी जो भौतिक भाग है, मीन्स जो फिजिकल यूनिट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा है इनपुट यूनिट और तीसरा है आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम मीन्स आपका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सिस्टम यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट के अंदर आने वाले हैं कि आपके इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं। मतलब जैसे कि इनपुट में बात करता हूँ कीबोर्ड की, माउस की, तो ये सारे के सारे क्या है आपके इनपुट यूनिट कहलाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब वो डिवाइसेस जो आपको क्या करते हैं, आपको आउटपुट देते हैं या आउटपुट प्रदान करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं। ओके, तो हम जिसको हम सीपीयू बोलते हैं वही आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियाँ तथा परिपथ लगे होते हैं। जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड। अब जो आप बात करने वाले हैं मदरबोर्ड, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा मदरबोर्ड क्या होता है। देखिए, ये एक सर्किट होता है, मतलब इस सर्किट के ऊपर ही सारा का सारा जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा इनबिल्ड होता है। उसी के ऊपर सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। उसी के द्वारा जो कार्य प्रणाली होती है, जो मेन कार्य प्रणाली होती है, वो मदरबोर्ड के द्वारा की जाती है। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। फिर बात करते हैं इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट के अंदर क्या आता है, कंप्यूटर मीन्स सिस्टम यूनिट में डेटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियाँ, मीन्स जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा को भेजते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इनपुट यूनिट कहलाता है। ओके, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, स्कैनर हो गया, आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। इनके आगे विशेष चर्चा की जाएगी, मतलब इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर मैं बात करता हूँ निर्गम इकाई मीन्स आउटपुट यूनिट की। तो कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट यूनिट मीन्स निर्गम इकाई कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर कुछ सामान्य निर्गम युक्तियाँ मीन्स आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मॉनिटर की, प्रिंटर की। मॉनिटर आपको क्या करता है, आप जो भी स्क्रीन देख रहे हैं, अपनी फ़ोन की जो स्क्रीन देख रहे हैं, वो एक तरह का क्या है, वो आपका मॉनिटर है, जो आपको आउटपुट शो करता है, जो भी आपके मोबाइल के अंदर हो रहा है या फिर आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। फिर बात करता हूँ मैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर आपको क्या करता है, प्रिंटर आपको वहाँ पर आउटपुट प्रदान करता है। अब यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक डायग्राम बना रखा है, मैं उसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये क्या है, ये सीपीयू है आपका। यहाँ पे इनपुट यूनिट होती है और यहाँ आपका आउटपुट यूनिट होता है। मतलब यहाँ से आप कोई भी डेटा देते हैं और यहाँ से आप कोई डेटा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सारा का सारा वर्क है वो कौन करता है, वो सारा का सारा वर्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स आपका सीपीयू करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ होता है एक ALU, जिसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय व तार्किक इकाई। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे नियंत्रण इकाई बोला जाता है। और तीसरा होता है मेमोरी या मैन मेमोरी। ओके, वो आपका क्या करती है, वो आपका संग्रहण का कार्य करती है। फिर होता है द्वितीयक संग्रहण इकाई, जो आपका होता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जो बाकी जो भी डेटा होता है उसको संग्रहण करने के लिए आप सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू की। सीपीयू क्या है, सीपीयू में क्या क्या कार्य है, उसके कौन कौन से यूनिट हैं। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब जैसे कि मनुष्य का दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर का क्या है, ये दिमाग होता है। ये निर्देशों का क्रियान्वयन मीन्स एग्जीक्यूशन करने के लिए तथा उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है और नियंत्रण करता है।
मीन्स कंट्रोल करने का कार्य करता है। संगणना मीन्स कैलकुलेशन करता है। वास्तव में कंप्यूटर जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देश अनुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका सीपीयू क्या है, सीपीयू एक तरह का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस पूरे के पूरे कंप्यूटर का क्या है, एक तरह का दिमाग है या एक तरह का माइंड है जो क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस आदि के कार्यों पर नियंत्रण करता है, उनसे कार्य करवाता है। प्रोग्राम और डेटा उसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तथा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं व निर्णय सैकड़ों सेकंडों में कर सकता है। अब यहाँ पे जो आपका सीपीयू होता है वही क्या करता है, वो सारा का सारा वर्क करता है। मीन्स अगर आपकी जो इनपुट इकाई है, जो आपकी इनपुट दे रहे हैं आप, ठीक है ना, जो भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो उस इनपुट को लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसको कंट्रोल करता है और आपको आउटपुट के रूप में वहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आउटपुट है वहाँ पे आपको शो करता है। ओके, सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला भाग है नियंत्रण इकाई, जिसे हम सीयू या कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दूसरा है अंकगणित और तार्किक इकाई, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अथवा एएलयू कहते हैं। तीसरा हमारा है वो है मेमोरी, जिसे हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं या स्टोरेज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर कई कार्य संचालित होते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला होता है सीयू, एएलयू और रजिस्टर और इंटरनल बस। ओके, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीपीयू की या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों को संयोजित कर बनाया जाता था। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल, उपयोगी बनाने के लिए इसके प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया और परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने लगा, जिससे खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी। एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता हुई जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हो। ऐसा पुर्जा ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले हम क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी। उसके बाद में हमने किसका यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। ओके, तो ट्रांजिस्टर ही क्या था? ट्रांजिस्टर आपका माइक्रो प्रोसेसर था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया, वहाँ पर ट्रांजिस्टरों की भी संख्या बढ़ती गई। और ट्रांजिस्टर आपकी जब ज़्यादा संख्या में अधिक जटिल होने लगे तो वहाँ पर वो उसकी क्या हो गया, वो आपके ज़्यादा मात्रा में जो ताप है उसका बढ़ता गया और ताप उत्पन्न करता गया, जिससे जितने भी जो पुर्जे हैं वो जल्दी खराब होने लगे। इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे डिवाइस की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जिसके ऊपर लाखों ट्रांजिस्टर आपके छोटे से परिपथ में ही आ जाते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यही आपका क्या है, यही आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले किसने बनाया है, कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 के अंदर इंटेल ने बनाया था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने, और उसका नाम क्या रखा था? इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया गया, जिसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर क्षमता थी। मतलब यहाँ पर सबसे जो कम ट्रांजिस्टर है वो लिए गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे उसका और आविष्कार होता गया और आगे जितनी भी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने नए नए माइक्रो प्रोसेसर बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर उसको धीरे धीरे उसका आकार भी बदला गया, उसको क्या कर दिया गया? चपटा कर दिया गया, जिसे हम चिप भी कहते हैं। इंटेल 404 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई, इनकी क्षमता व गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गतियों गणन क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिसमें इंटेल पेंटियम 4, कोर 2 i3, i5, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसर के नाम उल्लेखनीय हैं। आज के टाइम में आप यूज़ भी करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं मार्केट में जाते हैं कि हमको माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, तो आप कौन सा लेते हैं? i3 लेते हैं, i5 लेते हैं। अब तो i7 और i9 भी मार्केट में आ गया है। ओके, ये क्या है? ये आपका धीरे धीरे उसका जो भी विकास होता गया है, उसके बाद में धीरे धीरे जो भी नए नए
माइक्रो प्रोसेसर बनते गए हैं उसके बारे में बता रखा है। फिर बात करते हैं नियंत्रण इकाई मीन्स कंट्रोल यूनिट के बारे में कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है और उसका क्या कार्य है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। जैसा कि इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है मतलब जो सीपीयू है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, जो भी डेटा है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन कौन से कार्य हैं देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य कौन सा है, यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। मतलब इसके अंदर होने वाली जितने भी जो इंटरनल क्रियाएं हैं, ठीक है ना, जो भी इंटरनल प्रोसेस होता है उसके ऊपर ये क्या संचालन करती है, कंट्रोल यूनिट ही इसका संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रण करती है। मीन्स जो भी इनपुट और आउटपुट दिया जा रहा है उसको भी कंट्रोल करने का कार्य ये इनपुट कंट्रोल यूनिट करती है। यह मेमोरी में प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है तथा एएलयू वो मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती है। यह एएलयू को बताती है कि डेटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष या परिणाम कहाँ संग्रहित होना है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रक बस मीन्स कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचारित होते हैं। अनेक तारों का समूह बस कहलाती है। ओके, यहाँ देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो भी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है उसके बाद में जो भी कार्य करता है, कार्य करने वाला कौन है, अंकगणितीय तार्किक इकाई, जिसे हम एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं करती है। अंकगणितीय क्रियाओं में जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित है। एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंकगणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में एएलयू दो संख्या या डेटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ अथवा नहीं में होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है। यह मेमोरी में डेटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है और परिणाम पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अधिक तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। एएलयू के अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है जो आपका संग्रहण क्षमता है वो कौन है, एक होता है रजिस्टर, दूसरा होता है एक्यूमुलेटर। अब जो भी आप गणनाएं करते हैं उसका जो भी परिणाम होता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर सेव रहता है और जो गणनाओं के लिए जो डेटा होता है वो रजिस्टर के अंदर सेव रहता है। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एएलयू में डेटा पर कार्य होने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है या उन्हें मेमोरी में संग्रहण कर लिया जाता है। ये तो था आपका सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने बात की है। अब उसी का एक और पार्ट है मेमोरी। मेमोरी के बारे में देखेंगे, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी किसे कहा जाता है। देखिए, नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मेमोरी क्या होती है, आप कहते हैं कि मेरे को कोई भी चीज़ जो भी मैं करता हूँ या जो भी मेरे को कार्य किया है वो मेरे को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, तो वही आपका क्या होता है, वही आपकी मेमोरी होती है या आपका स्मृति होती है। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है जिसे हम मेमोरी या स्मृति कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डेटा, सूचना, प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, आपका जो भी डेटा है, आपका जो भी फोटोज़ है, वीडियोज़ है, आप क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं, ठीक है ना, या स्टोर कर देते हैं। तो आप स्टोर कहाँ करते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान लोकेशन होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता मीन्स मेमोरी कैपेसिटी अथवा मेमोरी का आकार, मेमोरी का साइज इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे हम एड्रेस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है एड्रेस की, तो एड्रेस क्या होता है, जहाँ पर एक स्थान मीन्स आपको एक लोकेशन बताई जाती है कि यहाँ पर आपकी एक मेमोरी है या आप यहाँ पर जाकर डेटा को सेव कर सकते हैं, तो उसका क्या कहलाता है, वही उस मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। अब यहाँ पर मेमोरी के बारे में बात करेंगे। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है मुख्य मेमोरी और दूसरी होती है बाहरी मेमोरी या जिसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेन मेमोरी के बारे में। मेन मेमोरी क्या होती है, उसका क्या कार्य है।
जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी ही होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ये सीपीयू का ही भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप मीन्स सेमीकंडक्टर चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अब आपकी जो मेमोरी है वो भी कितने पार्ट में होती है? जो मेन मेमोरी भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम क्या होती है? रैम हम अस्थायी मेमोरी कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या आपकी जिसे हम नॉर्मल भाषा में रैम कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस को इनपुट किया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है और रैम में संग्रहित डेटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किए जा सकते हैं तथा कभी भी पढ़ा या पुनः लिखा जा सकता है। दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू, मतलब इसको डेटा को चेंज किया जा सकता है। तो ये कैसी है? आपकी एक तरह की अस्थायी है। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा, ये जो चिप है वही आपकी क्या है? वही आपकी रैम है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब इसको अस्थायी मेमोरी क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ इसको अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होती है, जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है या विद्युत आपूर्ति को बंद किया जाता है तो रैम में जो भी संग्रहित डेटा होता है वो क्या होता है? संग्रहित डेटा मिट जाता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मीन्स वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जो होती है आपकी रोम, जो होती है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जिसे स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है। कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों जैसे कि बेसिक इंस्ट्रक्शन के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। देखिए बायोस का क्या कार्य है? आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, मतलब आपका जो भी कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तब आपका सबसे पहले जो बूट स्टेप प्रोग्राम होता है वो किसके अंदर सेव रहता है? वो आपका रोम के अंदर सेव रहता है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटिंग का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। या जब कंप्यूटर चालू होता है तो यह उसे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है और रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। मतलब ये क्या होता है? ये आपकी तरह की चिप है। ये देखिए आपकी क्या है? एक तरह की चिप होती है जिसके अंदर आपका बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको रखा जाता है। रोम कितने प्रकार के होते हैं? रोम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पी रोम, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात करते हैं हम ई प्रोम की। EEPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणें मीन्स यूवी रेस की आपको आवश्यकता होती है। तीसरा प्रकार है डबल EEPROM। डबल EEPROM क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। फिर बात करते हैं हम बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी की। एक्सटर्नल मेमोरी क्या करती है? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी चुंबकीय अथवा प्रकाशीय होती है। इसमें संग्रहित डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है, कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियां मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है या कहते हैं। अब एक्सटर्नल मेमोरी आपने देखी होगी, जैसे कि मैं बात करता हूँ पेन ड्राइव की, CD की, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके बाहरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। अब यहाँ बात करने वाले हैं मेमोरी की इकाइयों की। मेमोरी के बारे में पढ़ लिया। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक तरह के क्या है? मेमोरी एक तरह की संग्रहण क्षमता है, मतलब संग्रहण करती है डेटा को। अब इसकी बात करेंगे यूनिट की, कि मेमोरी की यूनिट क्या है। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। देखिए सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी होती है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली
मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर ही आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही अंक होते हैं जो 0 या 1 होते हैं। आपने कई बार देखा होगा प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो 0 1 0 1 1 1 इस टाइप से होता है। तो यही आपका क्या है, यही आपका जो कंप्यूटर है, जो यही लैंग्वेज है यूज़ करता है। एक बिट का मान 0 अथवा 1 ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निर्गम के रूप में कुछ विभव हो तो उसे 1 अथवा कुछ विभव ना हो तो उसे शून्य से निरूपित किया जाता है। मतलब पॉजिटिव होने पर 1 और नेगेटिव होने पर 0 रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 का अर्थ पल्स उपस्थित है जबकि 0 का अर्थ पल्स अनुपस्थित है, मतलब वहां पर पल्स नहीं है। ओके, कंप्यूटर में सभी डेटा 0 या 1 में ही संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 की बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर के समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है और कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा मीन्स बिट के रूप में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड में जब एक की को दबाया जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में 1 0 0 0 0 0 और 1 अंकित हो जाता है। मतलब वो क्या करता है, जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो भी कार्य करते हैं, उसको वो मशीनी भाषा में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से मिलकर 1 बाइट का निर्माण होता है। यहाँ पे बताया गया है कि 1 बाइट इज इक्वल टू आपका 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ओके, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिट और बाइट के बीच की एक और इकाई जिसे निबल कहा जाता है। एक निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं अथवा 1 बाइट की आधी होती है। मतलब जो आधा बाइट होता है वो आपका क्या होता है, वही आपका एक निबल होता है। आधा बाइट इज इक्वल टू 4 बिट। ओके, और इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है निबल। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जिसे 0 या 1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। निबल क्या है, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। बाइट क्या होता है, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर को 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है अथवा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। किलो बाइट क्या होता है, 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है। 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। ओके, एमबी की बात करते हैं। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1024 इंटू 1024 बाइट होते हैं। फिर बात करते हैं गीगाबाइट की, जो आप यूज़ करते हैं। जीबी की बात करते हैं तो जीबी क्या होता है, वो होता है गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1024 इंटू 1024 किलोबाइट होते हैं और 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट होते हैं। फिर बात करते हैं टेराबाइट की, तो 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है। 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट होते हैं। देखिए, ये आपको जो भी मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या है, ये मेमोरी की यूनिट्स है। ओके, आपको यहाँ पर मेमोरी की यूनिट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये हमारा कितना होगा, 1 टेराबाइट के अंदर कितना होता है, 1 2 3 4। ये क्या होता है, 4 आपके 1024 मल्टीप्लाई में होते हैं, और ये सारे के सारे किसके अंदर है, बाइट के अंदर है। अगर इस बाइट को भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटू 8 कर दीजिए, आपका वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या है, ये मेमोरी की यूनिट्स है। सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले होती है बिट, फिर होता है निबल, फिर होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर बाद में टेराबाइट। आजकल के आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपको जब भी जैसे नेट की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो वो किलोबाइट के अंदर भी दिया जाता है। मेगाबाइट मीन्स एमबी के अंदर भी आता है, जीबी के अंदर भी आता है। जैसे आपको दिया जाता है 1 GB पर डे, 2 GB पर डे। तो जीबी का मतलब क्या है, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ओके, उसके अंदर कितना होता है, 1024 किलो मेगाबाइट होता है। ठीक है, 1024 MB होता है उसके अंदर। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा है CPU क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट्स है या कौन कौन से यूनिट है, और मेमोरी की क्या इकाई होती है, मेमोरी की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की है।
तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।